My name is Nidhi Navneet. I have secured rank 45 in the Bihar Judicial Services Exam 2018. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम का, जिनके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मैं आप सभी को बता सकूँ कि मैंने क्या मुश्किलें, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए या फिर मैंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया, और आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स या फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करके किसी भी तरह आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि ये जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम, बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम, ये 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज़ इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, सेकेंड इज़ मेंस एग्ज़ाम एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। तो जैसा कि हम लोग सिलेबस से बहुत ज़्यादा मतलब फिर भी वेल एक्वेंटेड हैं, क्योंकि जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट होते हैं उनका ये पहला ड्यूटी बनता है कि वो सबसे पहले सिलेबस जाने कि जिस भी स्टेट का वो जुडिशरी का एग्ज़ाम अपने फोकस में रखे हुए हैं उसका वो सिलेबस जाने एक तरह से एक बार उसका प्रायर वो पढ़ाई कर ले, देख ले कि क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें। सिंगल पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, जो कि मेरे साथ और जितने भी तैयारी कर रहे थे सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। उसमें अप्रॉक्स सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप फोकस में रखते हैं किसी एक या 2 स्टेट सर्विसेज को, जैसे मेरे फोकस में बिहार पूरी तरह से था, तो मैंने उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करना शुरू किया। मैंने पहले बिहार के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए और उन सारे स्टेट्स के जहाँ पे मिलता जुलता था यहाँ से सिलेबस, लाइक एमपी से थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, यूपी का क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, दिल्ली के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, क्योंकि वहाँ से हमें एक अच्छी इंसाइट मिल जाती है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और पीटी में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं 2016 में पास आउट हुई, पर मैंने अपनी तैयारी 2017 से शुरू की थी। तो उस वक्त कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहे थे बिहार का, स्पेशली उस वक्त तक कोई न्यूज़ में था नहीं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। बच्चे इस दौरान धीरे धीरे अपना फोकस लूज़ करने लग जाते हैं, इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं और भी स्टेट्स के एग्ज़ाम भर रही थी और भी चीज़ों के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने लग गई थी, जैसे बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं एसओ के लिए, तो मैंने इन सब के भी एग्ज़ाम्स दिए। बट फिर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में सक्सीड करें तो आपको पूरी तरह से उसके लिए फ़ोकस होना पड़ेगा। और तब मैंने बाकी सारे एग्ज़ाम्स को किनारे करके स्पेशली बिहार जुडिशरी के लिए पढ़ना, तैयारी करना शुरू किया और उसके लिए फ़ोकस हुई। तो ये मेरी सलाह रहेगी आप सभी को, सलाह कहें या सजेशन, एनीथिंग, ये मेरे तरफ से कहना सही रहेगा कि आप जिस भी स्टेट के लिए चाहते हैं सक्सीड करना, आप उस स्टेट के लिए पूरी तरह से फोकस हो जाएं। उसके सिलेबस से, उसमें किस तरह का पैटर्न यूज़ होता है, उससे पूरी तरह से अपने आप को एक्वेंट कर लें, जान लें, समझ लें। और इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स, इवन मेंस के भी जो क्वेश्चंस पेपर्स आते हैं वो पास्ट 10 ईयर्स, पास्ट 20 ईयर्स की बुकलेट आती है, आप उससे जान लें तो एक बहुत इंसाइट मिल जाती है कि आपको कितना दूर तक और किस तरह से आपकी तैयारी करनी है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि कितनी बार ऐसा होता है कि दोनों एग्ज़ाम्स कंसेक्यूटिवली हो जाते हैं। एक पेपर हमारा जीके जीएस का होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, एंड सेकेंड पेपर लॉ का होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स के दोनों पेपर होते हैं, दोनों सिटिंग होती है। हमारे साथ मतलब 2018 में तो ऐसा था कि 2 अलग अलग डे पे हुए थे हमारे एग्ज़ाम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि एक ही डे पे ये दोनों पेपर होने होते हैं। तो उस वक्त स्टूडेंट्स की एक ये भी टेंशन होती है कि इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो लोग कैसे बैठे रहेंगे, मतलब इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं अभी से ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जब आप अपना प्रिपरेशन शुरू करें उसी वक्त से आप मिनिमम 3 आवर्स का सिटिंग अपने प्रैक्टिस में लाएं कि आप 3 आवर्स तक फोकस्ड होके कुछ भी कर सकें।
तो ये आपको लेटर ऑन बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि मेंस के भी एग्ज़ाम हमारे 3 आवर्स के होते हैं। 3 आवर्स में उस वक्त अगर आप शांत मन से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकें, लिख सकें, प्रॉपर आपकी स्पीड बनी रहे राइटिंग की, तो वो मेंस में हेल्पफुल रहती है। और उस वक्त अगर आपका फोकस 3 आवर्स के लिए, मिनिमम 3 आवर्स के लिए अगर आपका फोकस नहीं हिलता है, तो वो पीटी में भी आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पीटी में बिहार का ऐसा पैटर्न है कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उस वक्त सारे क्वेश्चंस पढ़ के, समझ के, उनके आंसर्स प्रॉपरली टिक करना, प्रॉपरली मार्क करना भी बहुत क्रूशियल हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी ये हैबिट बना लें, धीरे धीरे करते करते आप ये हैबिट बना लें कि 3 आवर्स अनडिवाइडेड अटेंशन आप एक तरफ दे सकें। पीटी के एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मोस्टली मैंने जो प्रेफर किया था वो जीके की लूसेंट की जीके की बुक थी। लूसेंट की जनरल साइंस की जो एक सेपरेट बुक आती है, मैंने वो भी प्रेफर किया था। जैसा कि मैंने कहीं से प्रॉपर कोचिंग नहीं की, बट मैंने गाइड ली है। मेरे 2 टीचर्स थे, एक किशोर प्रसाद एंड एक अनिल कुमार सर, जिनकी अलग से क्लासेस भी चलती है, पटना लॉ क्लासेस यहाँ पटना में। बट मैंने इन दोनों से गाइडेंस ली थी। इन दोनों ने थ्रू आउट मेरे बहुत हेल्प की। इनके टिप्स थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इन्होंने ही कहा था कि जीके की जो इंग्लिश की लूसेंट की बुक आती है, उसमें अगर आप देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर है, बट हिंदी वाली जो बुक है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। ऐसा बहुत लोगों का ये टेंशन होता है कि हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए, हमें हिंदी वाली बुक से उतनी अच्छे से याद नहीं हो पाती है या उतने अच्छे से हमें समझ में नहीं आती है। तो ये सिर्फ जनरली भ्रम होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी ये डर लगता था कि हिंदी वाली बुक से कैसे हो पाएगा। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार उसे पढ़ के देखिए, क्योंकि पीटी पर्पज़ से हमें मेनली पॉइंट्स याद करने होते हैं। और मेंस में भी जो जीएस का पेपर आता है, जीके जीएस का पेपर जो 150 मार्क्स का होता है, वो पेपर भी ऐसा होता है कि उसमें हमें 1 वर्ड टाइप के आंसर्स ज़्यादा देने होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो वो चीज़ें आपकी हिंदी वाली बुक से भी, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी एंड फॉर हिस्ट्री, वो कवर हो सकती हैं। तो मैंने अपना ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पोर्शन उसी से कवर किया था। जीके करंट अफेयर्स के लिए मैं मोस्टली दृष्टि की जो बुक आती है वो पढ़ती थी, या फिर थोड़े बहुत ऑनलाइन चैनल्स देख लेती थी। वो वैरीड रहते थे। वो आप पे है कि आप कितना लिमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लिमिट करना है और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ना है, क्योंकि जब आप मार्क्स वाइज प्रोपोर्शन देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में और स्पेशली बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे मेजर पोर्शन पीटी के लिए हिस्ट्री कंस्टिट्यूट करता है एंड उसके बाद फिर ज्योग्राफी, जो कि एक बिग पोर्शन कवर कर जाता है। फिर उसमें 30 नंबर्स के जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो कि आप एलिमेंट्री साइंस पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस की जो बुक आती है उससे भी कवर कर सकते हैं और लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड करंट अफेयर्स अराउंड 15 to 20 मार्क्स के ही होते हैं। उसके लिए आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। बट क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी हैबिट नहीं होती है कि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें या न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे सिचुएशंस में मंथली मैगजीन्स प्रेफर करें। दृष्टि की जो मैगजीन आती है या फिर यूपी की जो घटना चक्र आती है, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहती है। ऑल्दो वो दोनों हिंदी में होती हैं, बट फिर यहाँ पे हिंदी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली हमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा हमें फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं जीके में। तो यहाँ जीके का पेपर, जीके जीएस का पेपर कवर हो जाता है। लॉ पेपर के लिए पीटी में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बेयर एक्ट से थोरो रहे। हमें पीटी के लिए अराउंड 18 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं पीटी में, जीके ये लॉ पेपर्स के लिए। तो उसमें अगर आपका बेयर एक्ट क्लियर है तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इवन यहाँ पर भी मार्क्स बेसिस पे आपको चलना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
मेजर पोर्शन कवर कर जाते हैं। अराउंड 30 मार्क्स आउट ऑफ 150, 30 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चंस रहते हैं। रेस्ट 20 मार्क्स करके ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ, इक्विटी, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ से रहते हैं। 20 मार्क्स के लिए हिंदू मुस्लिम लॉ रहते हैं एंड 20 मार्क्स टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रहते हैं। एंड ओनली 20 मार्क्स, अराउंड 20 और 25 मार्क्स अप्रॉक्स आर गिवन टू CRPC, CPC एंड एविडेंस लॉ। क्योंकि CRPC, CPC, एविडेंस लॉ अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं, तो अगर आप PT के दौरान इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि PT के एग्ज़ाम में ओनली 5 क्वेश्चंस और अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स 5, 6, 7 around this number of questions are going to be asked from CRPC, CPC, evidence, each subject. And if you are going to give more than 30% time of your preparation towards these subjects, आपको ज़्यादा benefit नहीं हो पाएगा। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं उस वक्त भी, क्योंकि CRPC, आर्बिट्रेशन लॉ, इन दोनों से सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मेजर पोर्शंस आइडेंटिफाई करें। क्या क्या, जैसे CRPC में मेजर पोर्शंस मेंटेनेंस लॉ, बेल, प्ली बार्गेनिंग, ये सब एक मेजर पोर्शंस कंस्टिट्यूट करते हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर्स मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे, कहाँ से, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करें अपना, उस हिसाब से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपका कहीं ना कहीं टाइम बचेगा, जिस टाइम को आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एक टाइम एफिशिएंट, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिहार गवर्नमेंट अब जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस निकालेगी। इवन अदर स्टेट्स का ऑल्सो बहुत जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस निकलने वाला है, तो स्टूडेंट्स के पास टाइम की थोड़ी क्रंच होगी। ऐसे माहौल में, ऐसे टाइम पे अगर कोई ये सोचे कि मैं एक एक सब्जेक्ट थोरोली पढ़ूं और एक एक सब्जेक्ट्स के थोरोली नोट्स बनाऊं, तो वो थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लम में हो सकती है। करने वाले कर सकते हैं जिनके पास टाइम है, जो अभी फाइनल ईयर में है या फिर जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपने नोट्स, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके, 2-3 पब्लिकेशंस के बुक्स को कंसल्ट करके, इवन जो स्टडी गाइड्स मिलते हैं, जो प्रिपेयर्ड हैंड नोट्स मिलते हैं लोगों के, उन सबको कंसल्ट करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। बट जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जो अभी बस प्रिपरेशन में लगना शुरू हुए हैं, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे अपना टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, कैसे कम समय में भी आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि आप पहले तो समझें कि क्या पैटर्न में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और साथ ही साथ आप जो नोट्स बनाते जा रहे हैं, आप इस तरह के नोट्स बनाएं कि वो अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें भी यूटिलाइज हो सके, और कम मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगी एविडेंस लॉ में रेस जेस्टे, इस टॉपिक पे 7.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर भी, मतलब पिछले साल भी 2016 वाले एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, और इवन इस साल भी हम लोग के टाइम भी ये रिपीट हुआ। तो ये भी चीज़ है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो वो भी एक आइडिया दे देता है आपको, और किस क्वेश्चन पे कितना मार्क्स अलॉट हो सकता है। उस तरह से ये एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप रेस जेस्टे टॉपिक पे आप बहुत वास्ट अपना नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप उस पर ऐसा नोट्स प्रिपेयर करेंगे कि वो अराउंड 1.5 पेज और अराउंड 2 पेजेस का नोट्स हो जाए, जिसमें सारे पॉइंट्स प्रॉपरली कवर हो जाएं, और आप उसमें उसका प्रिंसिपल, आप उसमें कहाँ से ये मैगज़ीन आया है, क्या है ये मैगज़ीन, इंडियन प्रोविज़न में किस सेक्शंस में आते हैं ये मैगज़ीन, किस सेक्शन से प्रॉपरली ये गाइड होता है, वो सेक्शन का लाइंस। अब बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप वर्बटिम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को नहीं लिख पाते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप वर्बटिम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को लिखें, लेकिन
ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू फेच गुड मार्क्स। लाइक आप चाहते हैं कि आपको बाकियों से थोड़ी एज मिले, तो आप नॉट वर्बटिम बट मेन पॉइंट्स ऑफ दैट बेयर एक्ट लैंग्वेज आप उसको ज़रूर कवर कर लें, उसको आप ज़रूर लिख पाएँ अपने आंसर सीट में। अगर उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं तो वो आप ज़रूर, जैसे लाइक पार्ट ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये रेस्ट जस्ट डे का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो जाता है, तो ये आप ज़रूर लिखें अपने आंसर सीट में। आप जैसे सेक्शन 11 को आप ले लें एविडेंस एक्ट के, तो उसमें जो भी क्रूशियल टर्म्स है वो आप ज़रूर लिखें। आप डिक्री का अगर लें तो डिक्री में फॉर्मल एजुडिकेशन और कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, ये सब जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं उनको आप किसी भी हालत में मिस ना करें। मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये खुद महसूस किया था, जब आप मेंस का पेपर लिख रहे होते हैं उस वक्त आप एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड होते हैं एंड हमें बस 36 पेजेस मिलते हैं। 36 पेजेस में 150 मार्क्स का पेपर होता है, 36 पेजेस होते हैं एंड मिनिमम आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें 3 आवर्स में आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, पर क्वेश्चन आपके पास हाफ आवर है। अगर आप अपना टाइम आंसर लिखते वक्त भी मैनेज प्रॉपरली कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। बट कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि जो कंपल्सरी पेपर है हमारा एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ का, उसमें पार्ट बाय पार्ट करके ये लोग क्वेश्चन देते हैं। जो मेंस में हमारा एविडेंस का पेपर, एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ का पेपर है, वो बहुत ही वास्ट पड़ जाता है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन के भी आपके मतलब 25 मार्क्स के जो एक क्वेश्चन है उसके आपके 2 पार्ट्स होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि 2 पार्ट्स में भी 3 पार्ट्स कर देते हैं। तो क्योंकि आपको एक एक पार्ट को प्रॉपरली एनालाइज करके उसका प्रॉपर आंसर लिखना है, तो आपके पास टाइम भी कम होता है, इवन आपके पास पेजेस भी कम पड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों के साथ, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी कभी लगा कि कहीं पेज कम ना पड़ जाए, कहीं टाइम कम ना पड़ जाए। तो उसके लिए आपको बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलना होगा कि आप किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देने वाले हैं, किस क्वेश्चन पे आप कितने पेजेस देने वाले हैं। आपको ये सब सोच के चलना होगा, और इसका एक बहुत ही, क्योंकि एट द मोमेंट आप एग्ज़ाम टाइम पे डायरेक्ट जाके ये नहीं सोच सकते हैं, तो आप अगर पहले से ये प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस वक्त आप अपना टाइम भी देखेंगे कि मैं कितनी देर में कितना आंसर लिख पाता हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है लेटर ऑन। इवन अगर आप शॉर्ट आंसर्स बनाते हैं, शॉर्ट आंसर्स को आप जब बना रहे हैं तो आपने, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा ये भी पॉइंट इंक्लूड कर ले, थोड़ा वो भी पॉइंट इंक्लूड कर लें, ऐसा सोच के अपना नोट्स बनाते हैं। नोट्स में हम लोग ढेर सारी चीज़ें लिख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ों को जितने भी आपने अपने नोट्स में डाली हैं उन सबको आप एग्ज़ाम हॉल में रिप्रोड्यूस कर पाएँ या नहीं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 100% अपना नोट्स पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ 60% ही आप दे पाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं आप उसको डिवाइड करें, आप उसको क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चराइज करें, स्ट्रक्चर में दें, कैसे जिस क्वेश्चन में जो डिमांड की जा रही है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स क्या है, इस क्वेश्चन में मेनली पूछा क्या जा रहा है। उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप उसके अनुसार अपने नोट्स को मोल्ड करके आप प्रिपेयर करके रख लें, जितना हो सके आप उतना कर लें। और ऐसा करते करते आपकी ये हैबिट भी बन जाएगी कि जब एग्ज़ाम में अचानक से कोई क्वेश्चन आए जो आपको नहीं पता है, या फिर जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ आपने नहीं किया है, तो आप एट दैट मोमेंट ऑल्सो आप वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकें। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो हमारा पेपर हुआ था वो बैक टू बैक एक फर्स्ट सिटिंग में हमारा एविडेंस एंड प्रोसीजर लॉ का पेपर हुआ था एंड सेकेंड सिटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर हुआ था।
तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फर्स्ट सिटिंग देने के बाद 3 आवर्स आप जब कंटिन्यूसली लिख लेते हैं, उसके बाद आप मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड आपको तुरंत स्विच करना पड़ता है, अपने माइंड को, अपने डायरेक्शन को स्विच करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अब जाके एग्ज़ाम लिखना है। तो 3 आवर्स के बाद, एग्जॉशन के बाद, जब आप फिर से 3 आवर्स का पेपर लिखने बैठते हैं तो उस वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेंटली प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में मैंने, क्योंकि वहाँ पे हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, उसके भी 2 पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 3 क्वेश्चंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चंस, इस तरह से अटेम्प्ट करने थे। तो मैंने एक पार्ट जब कंप्लीट कर लिया और जब जैसे ही मैं दूसरे पार्ट में गई, 1.5 आवर्स मेरे 1.5 आवर्स मेरे पास हो चुके थे और 1.5 आवर्स में मुझे 3 क्वेश्चंस और लिखने थे। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते स्टक हो गई और बहुत ज़्यादा सोचने लग गई। सोचते सोचते लिखते लिखते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मैंने वन कंप्लीट आवर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को दे दिया और मेरे पास 2 क्वेश्चंस पूरे बचे हुए थे और सिर्फ हाफ आवर्स बचे हुए थे। तो ऐसे टाइम में पैनिक मोड में आने से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने एक आंसर को, जिस भी आंसर को आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, हमारे पेपर्स में टोटल 12 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किन्हीं 6 को ही अटेम्प्ट करें। तो आप अपने हिसाब से पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है, और जो आपको अटेम्प्ट करना है वो आपने पहले थॉरली रिवाइज किया है, पहले आपने उसे पढ़ा है, 4 बार लिख के देखा है। आप वैसे क्वेश्चंस को, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वैसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आप जब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओगे, अगर आपके पास टाइम कम भी पड़ जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे 15 मिनट्स में 2 फुल लेंथ क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के फुल लेंथ क्वेश्चंस मुझे लिखने थे। मैंने दोनों क्वेश्चंस में ही थोड़ा कम ही लिखा क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था। तो उसके रिपरकशंस होते हैं, बट आपका ऐसा दिमाग, बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। किसी भी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, आपने 6 को अटेम्प्ट कर लिया। आप फुल्ली ट्राई करें कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं ईच क्वेश्चन में आप दें, क्योंकि जहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर में सारे क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। तो वहाँ पे आपका ज़रूरी है कि आप ईच क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखें। ऐसा ना हो कि आप पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख लें, बहुत लंबा लिख दें और लास्ट होते होते आपका क्वेश्चंस, आपका जो आंसर है वो बस 2 पेज में जाके सिमट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक चेक करने वाले इन्विजिलेटर, चेक करने वाले पर्सन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है कि ठीक है, शुरू में तो इसने इतना लिखा लेकिन लास्ट होते होते इस पॉइंट पे इसे नहीं पता था तो इसने इसमें कम कर दिया। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डाल देता है। तो ऐसे हालत में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपना टाइम डिवाइड करके चलना चाहिए। आप ये सोच लें कि कितनी देर में आपको कौन सा आंसर करना है और उसी हिसाब से आप आंसर करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे ईच पेपर का अपना एक अलग पैटर्न है। आप अगर देखना चाहें, हमारे पास ऑप्शनल में 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सेकेंड इज लॉ ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ, जिसके साथ 3 और सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रस्ट एंड इक्विटी लॉ। फिर कमर्शियल लॉज है जिसमें टोटल 4 पेपर्स होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड कंपनी लॉ। एंड उसके बाद टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक पेपर होता है एंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉ का एक पेपर होता है। तो आपको अपनी रुचि के हिसाब से ही जब आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ये चीज़ आपको पीटी के वक्त ही, जब आप पीटी के वक्त फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप उसी वक्त एक बार थोड़ा सोच लें कि आपको कौन से पेपर में ज़्यादा रुचि है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम लॉ पसंद है, लेकिन जब आप पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगी आती है जिसमें कन्फ्यूज़न होने लगता है एंड लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ें याद करके आपको अपने दिमाग में रख के वहाँ पे प्रोड्यूस करना है, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आप एक बार थोड़ा सोच लें कि आपको कौन कौन से पेपर्स ऑप्ट करने हैं। जो भी पेपर्स आप ऑप्ट करेंगे पीटी के वक्त ही, वही आपके मेंस में रहेंगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं लेटर ऑन।
तो आप उसी हिसाब से अपने पेपर्स ऑप्ट किए। मेरे ऑप्शनल्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ट्रस्ट एंड इक्विटी लॉ और कमर्शियल लॉज। मैंने ये पेपर्स इसलिए ऑप्ट किए थे क्योंकि मेरी एक तरह से ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ में रुचि थी, कमर्शियल लॉ में मेरे पार्टनरशिप एंड सोगा में मेरी रुचि थी, तो मैंने ये सारे पेपर्स इसलिए ऑप्ट किए। ऑल्दो कमर्शियल लॉ में कंपनी लॉ एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी होते हैं एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ में इक्विटी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी थे, इक्विटी ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरी पकड़ नहीं थी। बट आप यहाँ पे फिर ये देखें कि इनका पैटर्न क्या है। जब हम देखने जाते हैं कि इनका पैटर्न ऐसा है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ के जो पेपर में half of the portion consists only of transfer property law. It means that out of 150, 75 तो completely transfer property law पे ही है, और अगर आपका वो पेपर अच्छा है तो आपने मेजर पोर्शन तो कवर कर लिया। एंड बाकी जो तीनों पेपर्स हैं उन तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन ही बस अटेम्प्ट करने हैं। इतना आप उसमें लिमिटेड स्टडी करके भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन उसमें भी वहाँ पे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। इक्विटी लॉ में भी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। स्पेसिफिक रिलीफ लॉ का जो क्वेश्चन था वो कम्प्लीटली 25 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन था, एंड ट्रस्ट के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी 2 पार्ट कर दिए गए थे। तो वहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो आप इक्विटी से 2 क्वेश्चन कर लें, ट्रस्ट से 2 क्वेश्चन कर लें, और बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप कम्प्लीटली छोड़ दें और एक सब्जेक्ट से ही आप कर लें। तो क्योंकि अगर आपने पेपर का पैटर्न समझ लिया है तो वो भी आपको एक हेल्प कर देता है उस पेपर को चुनने या नहीं चुनने के लिए। कमर्शियल लॉ के पेपर में भी एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें किसी सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चंस रहते हैं ऑप्शन में, उसमें से आप 2 कर सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही ऑप्शन में रहते हैं जिससे आप 1 कर सकते हैं। एंड ये भी टोटल, क्योंकि टोटल आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक पेपर से 1 से ज़्यादा ही करें, आप किसी में सिर्फ 1 करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको एक एज मिल सकता है कि आपका कोई 2 पेपर या कोई 3 पेपर आपका बहुत अच्छे से किया हुआ है, वहाँ पे वो आपको हेल्प कर देगा। आप लिमिटेड स्टडी करके भी, जरूरी नहीं है, मैंने कंपनी लॉ खुद कम्प्लीटली नहीं पढ़ा था क्योंकि कंपनी लॉ अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप उसको थोरो रीडिंग करने जाएं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने उसमें से कुछ क्रूशियल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के, कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें से टॉपिक्स निकाल के सिर्फ उन्हीं पे अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, और उन्हीं नोट्स को पढ़ के मैं गई थी एग्ज़ाम देने कि इनसे अगर लगते हैं, क्योंकि उसमें भी पार्ट कर देते हैं, तो इनसे अगर लगते हैं तो मैं आंसर कर लूँगी, और नहीं तो फिर मैं बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में से अटेम्प्ट करूँगी। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था। तो उसी हिसाब से आप अपना भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम लॉ के पेपर्स में ऐसा होता है कि दोनों ही पेपर्स को, क्योंकि 2 पेपर हैं तो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों पेपर्स का यही पैटर्न है कि इधर फुल लेंथ के क्वेश्चन आएंगे या फिर उनमें पार्ट भी रहेगा, लेकिन ये 2 पेपर्स को इक्वली डिवाइड करके 75 मार्क्स का वो कर देते हैं, और उन्हीं से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वहाँ पे आपको दोनों पेपर्स की पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि है उन पेपर्स में तो आप उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने ऑप्शनल में उसको रख सकते हैं। इसके बाद ये तो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हुई। इसके लिए मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अपने आंसर्स को। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इवन जब आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करते हैं तो मेंस का टेस्ट सीरीज़ आप प्रॉपर 3 घंटे का अलार्म लगा के, 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगा के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करें। इससे एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप 3 घंटे में 6 क्वेश्चंस प्रॉपरली लिख पा रहे हैं या नहीं, और आपको टाइम मैनेजमेंट की एक आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आप जब एक्चुअली एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप थोड़े कम प्रेशराइज्ड होते हैं। ऑल्दो बीइंग अ स्टूडेंट प्रेशराइज होना इज़ क्वाइट कॉमन, एंड वहाँ पे जाके हम लोग हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी भी कर देते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठ के खुद से प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने भी यही किया। मैंने कोई अलग से कोचिंग में जाके वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की। ऑल्दो हमारे जो सर थे किशोर प्रसाद और अनिल सर,
दोनों ही टेस्ट सीरीज़ कराते थे। टेस्ट सीरीज़ इन द सेंस कि वो लोग बोलते थे कि इतने क्वेश्चंस को तुम लोग इतने आवर्स में करके दो। अभी मेरे सामने एक क्वेश्चन तुम 15 मिनट्स में लिख के दिखाओ। तो वो उस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते थे, उन्हें हम लोग बोल के भी सुनाते थे, ताकि जब आप बोलते हैं तो वो आंसर आपके दिमाग में किसी तरह से छप जाता है। तो जब आप वो लिखने बैठेंगे, वो अगर आपका दिमाग कहीं इधर उधर उस वक्त कुछ और सोच भी रहा है, तब भी आपके हाथ, आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ अपने आप चल रहे हैं। आपके दिमाग में वो आंसर इस तरह से बैठा हुआ है कि आप उसको तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको लिख के कंप्लीट करके सेकेंड आंसर पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस हालत में। मेंस एग्ज़ाम के बाद जो थर्ड फेज़ आता है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मॉक इंटरव्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन अगर आप जाके इंटरव्यू बोर्ड को, जिसमें कि एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, एक बीपीएससी के मेंबर होते हैं और दो इमिनेंट प्रोफेसर्स टाइप होते हैं, जो कि आपका वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं। बिहार के में यही पैनल होता है और मैंने बिहार का इंटरव्यू फेस किया है, तो मुझे इसके बारे में पता है। यहाँ पे 4 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक हाई कोर्ट के जज होंगे, एक बीपीएससी के मेंबर होंगे, कोई सीनियर मोस्ट मेंबर, और 2 लेक्चरर होंगे या प्रोफेसर्स होंगे जो कि कहीं से बाहर से बुलाए जाते हैं। उनका आप किसी भी तरह से इंटरव्यूअर्स को, जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप किसी भी तरह से डॉज करने का या चीट करने का ना सोचें। वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जैसा कि मुझे बताया गया था, जैसा कि मुझे ट्रेन किया गया था। मेरे टीचर्स ने, मेंटर्स ने, दोनों ही सर ने बार बार मुझे ये समझाया था कि अगर तुम्हें आंसर नहीं पता हो, तुम सिंपली सॉरी बोलो। तुम गलती से भी ऐसा ट्राई ना करो कि तुम कुछ गलत आंसर सुना दो या तुम बातें बना के उन्हें बहलाने का ट्राई करो। ये सब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। जो आंसर तुम्हें पता है, जैसा पता है, जितना पता है उतना बताओ। जो नहीं आ रहा है वहाँ पोलाइटली, हम्बली सॉरी बोलो। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में पड़ना या किसी भी तरह से जो पूछ रहे हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये एक नेगेटिव इंप्रेशन दे देता है। क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट आवर एजुकेशनल टेस्ट और इट्स नॉट आवर कि कितना आप जानते हो कितना नहीं जानते हो, इसका टेस्ट नहीं होता है इंटरव्यू। इट्स कम्प्लीटली आवर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आप वहाँ पे अपने आप को किस तरह से हैंडल कर पाते हो, कितने आप पॉइज्ड, कितने आप बैलेंस दिखते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ये एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आपको जज बनाया जाए। आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करो। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चंस पे कुछ भी बोलो कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं देश की सेवा करूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। इस तरह के आंसर देना, एक जनरलाइज्ड आंसर देना भी कभी कभी दिखाता है कि आपने ऐसा कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है या आपने सोचा नहीं था। थोड़ी आपने एक बार अपने आप से ये सोचा नहीं है कि आपको क्यों बनना है जज। तो वहाँ पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो अगर कि आपको क्यों बनना है, आप इस लाइन में क्यों आना चाहते हैं, आपका जो भी स्पेसिफिक पर्पस है लाइफ में, अगर आप वो बोलो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑल्सो अ पीस ऑफ केक। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप इसके लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत से भी ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ईच पर्सन, लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर लोगों से एक दूसरे से नोट्स मांग के कि हम उनके नोट्स से ही पढ़ के हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपको नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट फिर भी आप उसमें अपना कुछ ना कुछ इनपुट डालिए या फिर आप उसको इस तरह से समझने का ट्राई कीजिए ताकि वो आपको लगे कि नहीं ये आपका अपना है। जब आप उसे इनहेरेंट कर लेते हैं, जब आप उसे इतनी बार प्रैक्टिस करके कंप्लीटली समझ के आप अपने हिसाब से लिखने लग जाते हैं, तो वो एक आपका एक अलग एज देता है आंसर राइटिंग में, मेंस के एग्ज़ाम्स में। और बिहार जुडिशरी में मैंने ये
एक्सपीरियंस किया है, मुझे ये लगा है कि मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। प्रिलिमिनरी के मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस में एंट्री कराने के लिए होते हैं, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेजरली कंस्टिट्यूट करती है आपके मेंस के मार्क्स से। अगर आप इंटरव्यू में मिनिमम 35 ले आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आ सकता है, अगर आपके मेंस के मार्क्स अच्छे हों तो इसीलिए यहाँ मेंस के मार्क्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल पड़ जाते हैं। और मेंस 5 दिन का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, 4 दिन का अकॉर्डिंग टू योर पेपर्स, योर ऑप्शनल्स, उसके हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम पड़ता है उसमें उन 5 दिन आप फोकस्ड रह के प्रॉपरली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी किसी दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ जाते हैं, तो उस वक्त अगर आपकी हैबिट रहेगी कि आप 3 आवर्स 6 आवर्स कंटिन्यूसली बैठ के लिख सकते हैं विथ दैट स्पीड, आपकी स्पीड कंटिन्यूस स्पीड रहे और आपका फ्लो ऑफ राइटिंग कंटिन्यूस रहे, वो अगर आपकी ऐसी प्रैक्टिस है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, वो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देती है। बहुत बार स्टूडेंट्स की ये भी क्वेश्चंस रहती है कि राइटिंग कितना ज़्यादा मैटर करता है, आपका राइटिंग, आप कौन से पेन से लिख रहे हैं, ब्लू या ब्लैक पेन, ये सब भी बहुत बार स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ब्लू से लिखो या ब्लैक से लिखो, दैट्स इमटेरियल, बट आप ऐसा लिखो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर चेक करने वाले को साफ साफ दिखे। आप कुछ कोई इम्पॉर्टेंट केस लॉ डाल रहे हो, या आप कोई मैगज़िन डाल रहे हो, या आप कोटेशंस डाल रहे हो, किसी जज का कोई पैराग्राफ आप वर्ड टू वर्ड लिखने के ट्राई कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पैराग्राफ्स में लिखा, ढेर सारे पैराग्राफ्स में लिखा और वो कहीं छुप गया। वैसा होने पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने, अगर वो नज़र में नहीं आया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप केस लॉज को, जो अभी आप केस दे रहे हैं, आप उसको ऑल कैपिटल्स में लिख के या फिर अंडरलाइन करके आप उसको फोकस में ला सकते हैं, या फिर आप अपनी हैंडराइटिंग ऐसी रखें जो साफ साफ सुंदर दिखे, बहुत ज़्यादा आप कट मार्क्स ना करें अपने पेपर में। ऐसा अगर आपने प्रैक्टिस किया हो, पहले से प्रैक्टिस करने पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कट्स नहीं पड़ते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा वो नीट एंड क्लीन दिखने लगता है, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत स्टेडी हो जाती है अगर आपने रिटन प्रैक्टिस किया हो। सिर्फ बोल बोल के पढ़ने से या सिर्फ याद करने से बेटर रहता है कि आप लिख लिख के याद करें, आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करें। इससे आपकी राइटिंग भी बहुत कंसिस्टेंट होती है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और टाइम मैनेजमेंट की भी आपको आइडिया हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। इवन पीटी के लिए भी अगर आप जीके की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की पॉइंट्स आप लिख लिख के याद करेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी और आपकी लिखने की हैबिट वहीं से बनने लगेगी। तो लास्टली मैं यही कहूँगी कि फोकस्ड रहें, जो भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपरली समझें कि वहाँ क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा इधर उधर डेविएट होने से बचें। आप अगर फोकस कर रहे हैं जुडिशरी को तो 1-2 स्टेट को लेके चलें जिनका कॉमन सिलेबस हो, जिनका सिलेबस मिलता जुलता हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेट्स के जहाँ पे बहुत वैरीड हो जाते हैं सिलेबस, वहाँ जाने से बचें। लास्ट मिनट हड़बड़ाने से बचें, फोकस रह के प्रैक्टिस करके अपना एग्ज़ाम लिखें, वही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन दिल्ली नॉलेज ट्रैक।